नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक तो 100 दिन हो गया उस किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन के विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले ही बताया था कि ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं जो कि देश के अंदर भी बहुत सक्रिय हैं और राजनीतिक दलों के बेस में हैं और भारत विरोधी जो ताकतें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, दोनों ने मिल करके इस मौके का इस्तेमाल किया। भारत को अस्थिरता हिंसा और अस्थिरता और इसकी आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए और इन्होंने एक किसान आंदोलन का ये मुखौटा पहना और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें किसान का चरित्र जो है बहुत कम ही दिखा। तमाम इस तरह के जो है मैंने ऐशो आराम के जो जिस तरह से साधन थे और इवन और यहाँ तक कि जो है जो तमाम मैंने शराब की बोतलें और मसाज और क्या डिस्को फिस्को ये सब भी चीज़ें जो है कि वो इस बात को दर्शाती थी कि ये किसी तरह से वो किसान आंदोलन नहीं था। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते थे कि ये किसान कम थे, इसमें किसान में कुछ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, कुछ को तो ले लिए होंगे और जो टिकैत है वो भी अपने को किसान का नेता ही कहता, ऐसी बात नहीं है। तो दो एक जो है नाम के लिए तो जरूर होंगे, लेकिन मुख्यतः जो है वो जो बिचौलियों मिडिल मैन और आढ़तियों का उसमें जमावड़ा था। लेकिन पूरा और दूसरी ओर पूरा आंदोलन जो है वो भारत विरोधी ताकतों के द्वारा जो है वो संचालित था। तो भारत विरोधी ताकत जो भारत के अंदर है ये प्रमुख दो राजनीतिक दल हैं, एक गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस और वाम दल। ये और अपने जितने भी इनके और भी समर्थक तंजीम हैं उनके साथ तंजीम है या उनका जो गिरोह है, पत्रकारों का गिरोह है, मीडिया का गिरोह है, बौद्धिक वर्ग का गिरोह है, इनके साथ। तो और ये तो उसका एक पक्ष तो ये रहा। दूसरा पक्ष जो दुखदाई है, जो सरकार बैठी है मोदी सरकार, ये कायर किस्म की है, कायर किस्म की भी है और हमारी आवाम के प्रति जो है हमारी आवाम के प्रति भी और उसके दुख दर्द के प्रति भी बिल्कुल वो जो संवेदनहीन सरकार है और कायर भी है। देखिए ना कि इतने दिन से चल रहा था, इस मोदी महोदय और उनकी सरकार को मालूम था कि पंजाब में
किसान भारतीय भाई बहनों को ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के लोग और जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदार चौकड़ी काकस के लोग और ये कम्युनिस्ट और वहाँ कम्युनिस्ट को कॉमरेड कहते, कॉमरेड तो नाम को पूरे देश या पूरे विश्व में भी है, लेकिन वहाँ भी कॉमरेड ही कहते हैं पंजाब में इन कम्युनिस्टों को। तो ये कॉमरेड मिल करके जो है झूठ और अफवाह के द्वारा जो है उनको भड़का रहे थे। ये पूरी तरह पता था इनको मोदी महोदय को और उनकी सरकार को। बस सवाल यही उठता है कि थोड़ी भी यदि आम जनता जिन्होंने वोट दे करके इनको जिन्होंने वोट दे करके श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है उसके प्रति थोड़ी भी वो संवेदना होती, थोड़ी भी हमदर्दी होती उनके वो दुख दर्द का, तो निश्चित तौर पर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को बर्खास्त करके पूरा शासन अपने हाथ में लेते और इस तरह की अफवाह को, इस तरह के झूठ को जो तुरंत जो है वो रोक दिए होते। न वहाँ से कोई ट्रैक्टर चलता, न कोई वहाँ से कोई इस तरह से वो रेला चलता। और यहाँ पर आकर के दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सबको जाम करके जो है जो दिल्ली में हमारे जो 2 करोड़ हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनका जीवन जो है ये मोदी जी की जो है निकम्मापनी और कायरता और इन ताकतों के आगे घुटना टेकना, इन ताकतों के आगे घुटना टेकना यह देश को बर्दाश्त नहीं है। और इस कायर और निकम्मा सरकार ने अपनी ही दिल्ली पुलिस को उन हिंसक तत्वों से, उन उपद्रवियों से घायल करवा दिया, पिटवा दिया। शर्म नहीं आई इस मोदी सरकार को और श्री मोदी जी को। और तो और जो है लाल किले की जो घटना है जो कि पूरे देश को शर्मसार करती है, वो सबसे बड़ी निशानी है श्री मोदी जी के कायरता और निकम्मापने की। अब जब कि करीब 2-3 हफ्ते तक जो है वो ये टेंट खाली थे और टेंट को साफ करा करके जो है वो सड़कों को जो कि सब जाम किए हुए थे उसको क्लियर किया जा सकता था, लेकिन ये फिर जो है निकम्मी मोदी सरकार ने उसको साफ नहीं कराया। क्यों कि इसकी कोई संवेदना और प्रतिबद्धता जो है वो आम जनता के साथ है ही नहीं। ये सबको मालूम है और मोदी सरकार को भी मालूम है और बीजेपी वालों को भी मालूम है कि इसके दौरान हमारे जो दिल्ली के लोग हैं, खास करके जो गरीब किस्म के हैं और उन गरीबों में और अक्सर वो गरीब जो है जो दैनिक आमदनी यानी दैनिक मजदूरी पर जिनकी जीविका जिनकी जीविका निर्भर रहती है, उनका जीवन नारकीय हो गया। दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली के आसपास भी, और दिल्ली के आसपास उन गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों का भी और छोटे छोटे सीमांत किसानों का भी जो कि सब्जी फल उगा करके ला करके दिल्ली की मंडियों में बेचा करते थे, तो उनकी सब्जियां सड़ गई, उनके फल सड़ गए। तो कहने का मतलब कि इस सरकार की कोई संवेदना, कोई प्रतिबद्धता, कोई जिम्मेदारी जो है आम और गरीब भारतीय भाई बहनों के प्रति बिल्कुल नहीं है। और ऐसी नकारा और जो है गरीब भारतीय भाई बहनों के प्रति इतनी बेपरवाह, लापरवाह सरकार की जो है इस सरकार की इस देश को जरूरत नहीं है।
और दुख तो तब होता है कि जो किसान आंदोलन के नाम पर जो जितने भी हिंसक उपद्रवी तत्व थे, उनसे अपने ही दिल्ली पुलिस को पिटवा दिया, इसने घायल करवा दिया श्री मोदी जी ने। और वो जो सड़कों को जाम किए हुए थे ये आंदोलनकारी और उपद्रवी तत्व जो है, उनको खाली कराने के लिए जब आसपास के भारतीय भाई बहनों ने आंदोलन किया तो उनको जो है वो पिटवा दिया। तो इस प्रकार से ये इतनी गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, संवेदनहीन और बेशर्म इस मामले में कि जिस जनता ने, जिस अवाम ने इन मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया ताकि वह जो है उसकी अपराधियों से और देश विरोधी ताकतों से और इस प्रकार और उसी प्रकार जो है असामाजिक तत्वों से, जो है हिंसक तत्वों से और हिंसक और उपद्रवी तत्वों से वो रक्षा करें। ये रक्षा करने के बजाय ये मोदी जी जो है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास जो है भारतीय भाई बहनों को इन आंदोलन के नाम पर जितने जो है वो उपद्रवी तत्व हैं, हिंसक तत्व हैं और जो है वो देश विरोधी और भारत विरोधी ताकतों के हवाले कर दिया है श्री मोदी जी ने और उनकी सरकार ने। एक बात और, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से कर लें, ये भारतीय जनता पार्टी के सिखाए हुए छुट भैया आकर के बताते हैं भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारियों को कि जो यूट्यूब वाले जो सर हैं वो इतना चिल्ला रहे हैं, उनके चिल्लाने से क्या होता है। हमारी जो है 10 लाख की रैली हो रही है, हम तमाम वो चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात में जीते, कहाँ जीते, वहाँ जीते, बंगाल में भी जीते। एक बात भारतीय आवाम ताकत दल ऐसे लोगों को बता देना चाहता है कि इससे ज़्यादा ताकतवर और संप्रभुता जो है ज़्यादा ताकत वो अंग्रेज़ों की भी थी, लेकिन उस ताकत को भगत सिंह की एक कुर्बानी ने उसको हिला दिया था। तो इतनी यानी आम भारतीयों के खिलाफ अत्याचार करने वाली, अत्याचार से मतलब यह है कि जो इन अपराधियों से, उपद्रवियों से, देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों से रक्षा न कर सके, उसको अत्याचारी ही, उस सरकार को अत्याचारी ही वो माना जाएगा। तो ऐसी सरकार के प्रति जो है, तो इसी प्रकार की सरकार जो है वो अंग्रेजों की थी, जिसको भगत सिंह और हमारे और अमर शहीदों की कुर्बानी ने उसकी नींव को जो है वो हिला दिया था। तो ऐसी बात नहीं है। अभी तो भारतीय जनता ताकत दल उतना पर्याप्त साधन के अभाव में अभी फिलहाल जो है वो यूट्यूब के माध्यम से अपने भारतीय भाई बहनों को में भारतीय एकता के संदेश के द्वारा जो है वो एकत्र कर रहा है और उनमें एकता की बात समझा रहा है और भर रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा गुमान जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि भारतीय आवाम ताकत दल के भारतीय एकता की मुहिम के आगे, उसके विचारों के आगे, उसके आइडियोलॉजी के आगे ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व जो है इसका सामना करने का उसका नैतिक बल और नैतिक साहस लगभग वो खो चुके हैं। यही तो दर्शाता है। सिर्फ उतारू किस पर है? धमकी पर।
सिर्फ धमकी पर और जो है एक झूठा तर्क पर कि आपके चिल्लाने से क्या होगा, मेरी तो इतनी बड़ी रैली है, वो है। ठीक है भाई, आपकी पार्टी इतने दिनों से है, इतना लूटपाट करके आपने वो पैसे इकट्ठा किया है, साधन इकट्ठा किया है, तो वो साधन का वो प्रदर्शन है। और अभी जो भारतीय जनता दल जो जगा रहा है, अभी पूर्ण काम ये नहीं हुआ है। जिस वक्त जो है पूरा देश जाग जाएगा, उस दिन के जो है जिस दिन पूरा देश जाग जाएगा भारतीय एकता के माहौल में, तो उस दिन की कल्पना करे भारतीय जनता पार्टी कि उस दिन जो है उसका हश्र क्या होगा। इसलिए अभी जो स्थानीय निकायों के जो चुनाव है, गुजरात में जीता, वहाँ जीता, ये एनपीसी भी जो इतनी खतरनाक देश की दुश्मन है, पंजाब के भारतीय भाई बहनों को बहला के फुसला करके वो भी चुनाव जीत लिया है, वो भी कर सकती है। तो हमारे देश में थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा है, हालांकि ये कि हम बहुत यहाँ पर विश्व गुरु हुए हैं और स्वामी विवेकानंद हुए हैं और तमाम सूफी संतों का है, तमाम सूफी संतों का और संतों का ये देश रहा है, ये तो सत्य है। लेकिन साथ साथ ये भी कटु सत्य है कि इसी देश के अंदर जो है भारत के दुश्मनों का साथ देने वालों का एक छोटा सा तबका है जो अभी भी विद्यमान है और इसी देश के साथ गद्दारी करता है। उसका नमूना ऐसे है कि प्लासी के युद्ध में जब वो इस देश के दुश्मन वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब्जा करना चाह रही थी जो है बंगाल रियासत पर जो है, और बंगाल रियासत के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मिर्जाफर, तो मिर्जाफर को लालच दे करके ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लाइव ने उसको मिला लिया और उसको सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को उस गद्दार सेनापति मिर्जाफर ने क्लाइव मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण सरेंडर को करवा दिया। उसी वक्त देखिए एक तो गद्दारी किया इसने मिर्जाफर ने जो गद्दारी सिर्फ जो है अपने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ नहीं किया, वो भारत के खिलाफ उसने गद्दारी किया। और उस समय 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। वो तमाशा ये देख रहे थे कि कैसे जो है बंगाल की रियासत ध्वस्त हो रही है। वो 1 लाख लोग चाहते तो उस क्लाइव का और मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्लाइव का भी और उसके जो तीन सैनिक थे उनका भी, और जो ये गद्दारी कर रहा था मिर्जाफर, सबका काम जो है तमाम कर दिए होते, सबका हिसाब कर दिए होते। लेकिन उनकी समझ को जरा देखिए, वो समझने में कितनी बड़ी चूक कर गए कि इस देश का शत्रु जो है वो क्लाइव है या ईस्ट इंडिया कंपनी है कि नवाब सिराजुद्दौला है। ये समझने में भूल हुई। और उसी प्रकार जब हमारे देश के लोग, हमारी गरीब जनता और हमारे अमर शहीद इन अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय इस देश के जितने, मैंने कुछ अपवादों को छोड़कर जितने नवाब और जितने जमींदार और इन नवाब और जितने नवाब, जितने राजा और जितने जमींदार, वो अंग्रेजों के साथ ही थे। और फिर इन नवाबों के, इन राजाओं के और इन जमींदारों के चमचा मंडली होती है।
पहला छल्ला, दूसरा छल्ला, तीसरा छल्ला, यानी वो रिंग्स ऑफ साइकोफेंट्स, वो भी अंग्रेजों के साथ थे। कौन अंग्रेज? जिनके खिलाफ हमारे देश के लोग जो है और हमारे अमर शहीद जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो देश के गद्दार थे। वही अवशेष आज भी कुछ विद्यमान है। भारतीय अवाम ताकत दल का एक इशारा है। और जान लीजिए कि उन्हीं जो राजा थे, नवाब थे, जो कि अंग्रेजों के साथ थे, जमींदार थे, उन्हीं में से करीब 90% जो है इसी जीएनपीसी में है और बाकी पार्टियों में है। जो ये घराना है आपका सिंधिया परिवार ग्वालियर वाला, देखिए ना, आधा जो है वो जीएनपीसी में था, आधा जो है बीजेपी में था। अब जो है काफी जो है वो भी जो बचा खुचा वो भी आ गया बीजेपी में। तो वही जो देश के साथ गद्दारी करने वाले जो तबका था, इस तरह से समाज में विद्यमान भी है और कहीं कहीं वो हावी भी है। तो वो कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिला लेता है। जीएनपीसी को जो है वो सत्ता में बिठाया और अब अभी भी जीएनपीसी को जिंदा रखे हुए है। भारतीय अवाम ताकत दल इस तरह की समस्याओं से, इस तरह की बीमारी से अवगत है। उनको भी समझाएगा और समझाएगा और काफ़ी उम्मीद है कि उनमें से काफ़ी लोग जो है समझ जाएंगे। अब उसमें थोड़े एकाध प्रतिशत जो हार्डकोर हैं, जो कि मानेंगे ही नहीं, तो उनका इलाज दूसरा है। वो इलाज भारतीय अवाम ताकत दल जानता है। तो फिलहाल अभी भारतीय अवाम ताकत दल तो सबको एक साथ जो है वो लाने का प्रयास कर रहा है कि ये कह रहा है कि जितनी भी ये संकीर्ण दीवारें बनी हुई हैं कि ये ब्राह्मण समाज है, तो ये ठाकुर समाज है, तो ये सिल्लू कास्ट का समाज है, तो ये यादव समाज है, ये पासीक समाज है, ये कुर्मी समाज है, ये तमिलों का समाज है, तो ये केरलाइट का समाज है, मराठियों का समाज है, हजारों किस्म का। सारी दीवारों को तोड़ करके भारतीयता के मंच पर, भारतीयता के माहौल में लाना है और लाने की जरूरत है। यही चीज ये बता रहा है भारतीय अवाम ताकत दल। अब तक जो है तोड़ के अलग अलग जो कुनबे बनाए गए हैं, सारे कुनबे की दीवारों को तोड़ करके भारतीयता के माहौल में भारतीय भाईचारा के आधार पर सबको साथ मिलाना है, सबको गले लगाना है, बराबरी के आधार पर, समता के आधार पर और एकता के आधार पर। और इसलिए इस भारतीय माहौल में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है। न कोई अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है। इसलिए कि अल्पसंख्यक का शब्द का बहुत ही यानी दुरुपयोग हुआ, बेजा वो इस्तेमाल हुआ इसका। अल्पसंख्यक को बोल करके फिर जो हमारे जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना वो बनाया गया। तो जब इस भारतीय माहौल में जो अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक की अवधारणा का कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार दलित और गैर दलित, इसका भी कोई स्थान नहीं है। यही तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की अवधारणा, जात विहीन समाज। इसलिए कि पूरी जो राजनीति इसमें चल रही है, अल्पसंख्यक फिर ये वो अल्पसंख्यक बना बहुसंख्यक। आलम तो आप देखें ना कि जिस तरह से वो चुनाव परिदृश्य दिखाते हैं टीवी चैनलों पर, यानी कितने ये टीवी चैनल वाले बेशरम भी हैं और समाज और इस देश और भारत के कितने शत्रु हैं, दुश्मन हैं। उनको जरा भी इस बात की शर्म नहीं है कि भारत के संविधान के जिस मौलिक अधिकार, माने धारा 19
एक ए के तहत कि वो जो है वो मौलिक अधिकार क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या अंग्रेजी में कहा जाएगा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसी पर इनका पूरा बिजनेस है मीडिया का, चाहे वो टीवी चैनलों का हो चाहे अखबारों का हो। तो इतने बेशर्म हैं। अच्छा, और वो जो है, तो जिस संविधान के मौलिक अधिकार के तहत इनका धंधा बिजनेस चलता है, वही भारत का संविधान जो है हम सभी को जो संवैधानिक वजूद और संवैधानिक पहचान के विषय में मैंने ज्ञान कराता है, अवगत कराता है कि हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो यानी विद हिंदू विद मुस्लिम, या हम भारत, हम हिंदू हम मुस्लिम, ऐसा वो बिल्कुल जो है इसके लिए जरा भी गुंजाइश वो नहीं छोड़ता है। लेकिन कितने बेशर्म हैं ये टीवी चैनल वाले, दिखाते हैं कि यहाँ इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं। वो देखिए, इस तरह से दिखाने का क्या मतलब है कि इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं। उनसे पूछना चाहिए, क्या इस देश में हिंदुओं का इंटरेस्ट दूसरा है और मुस्लिम का इंटरेस्ट दूसरा है? यानी हिंदुओं का हित दूसरा है और जो है वो मुस्लिम का हित दूसरा है। यदि वो अपने को भारतीय माने, भारतीय नागरिक माने, वो भी माने, ये भी माने, तो सबका हित एक ही है। हित एक क्या है कि देश में एकता हो, सभी लोग भारतीय हों, सबको जो है बराबर की सुविधा मिले, और समानता के वातावरण के आधार पर सबको बराबर की इज्जत और बराबर की सेवा मिले, यही तो चाहिए। लेकिन इस तरह से दिखाने का क्या मतलब होता है कि इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने यादव हैं, इतने ये हैं। क्या हिंदुओं का जो हित अलग है, मुस्लिम का हित अलग है, ठाकुरों का हित अलग है तो ब्राह्मणों का हित अलग है, क्या यादवों के हित अलग है, वो अलग है? तो ये देश के समाज के शत्रु हैं। यही चीज जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को गौर से देखने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा सा आपको देखने में आसानी तब होगी जब आप इसको भारतीयता के नजरिए से या चश्मे से आप देखेंगे, तो ये चीजें और बिल्कुल साफ नजर आएंगी। यही बात जो है वो कहना चाहता है। और परसों जो है वो जी न्यूज़ वाला, इन टीवी चैनलों का प्रदेश जानते हैं ना कि यानी सिर्फ 3 को छोड़ के, जी न्यूज़, इंडिया टीवी और रिपब्लिक भारतवर्ष को छोड़ करके बाकी जो है, जैसे एनडी टीवी है, न्यूज़ 24 है, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, न्यूज़ नेशन है, न्यूज़ 18 इंडिया, ये सब है, या इंडिया न्यूज़ है, ये सब जो है, या सुदर्शन वाले जो है, ये जीएनपीसी के टाउट्स के द्वारा, उनके चमचों के द्वारा स्थापित चैनल हैं। इसलिए जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज के पापों को ढकने वाले और उनका माहौल बनाने के लिए शुद्ध रूप से इनके ये भाट मंडली है। भाट समझते हैं ना, बैलेट जो डफली बजाते हैं, ये पूरा चैनल, ये वो शुद्ध रूप में यही है। तो ये जो चैनल है, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, और जो है आपके एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ 18 इंडिया, सब के सब जो है सुदर्शन, जो सुदर्शन वाला है वो हिंदू मुस्लिम करता रहता, वो भी उसी मंडली में है। बाकी बचे जो जी न्यूज़ आपका और ये इंडिया टीवी और रिपब्लिक भारत, ये दिखाते हैं कि देशभक्त हैं, लेकिन वही बीजेपी वाली लाइन कि जब नेहरू की बात आएगी थोड़ा बहुत दिखा करके, लेकिन नेहरू कितना खतरनाक था इस देश के लिए,
वो बिल्कुल ये ढक देंगे, वो जी न्यूज वाले। राहुल कितना खतरनाक है इस देश के लिए, गद्दार है, वो ढक देगी जो है ढक करके। पर राहुल को ज्ञान नहीं है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाई राहुल को जो है आरएसएस को समझने में वक्त लगेगा। जो आदमी हर वक्त जो है देश के खिलाफ बोल रहा है, इस समाज के खिलाफ बोल रहा है, हमारी सेना के खिलाफ बोल रहा है, इतना बड़ा देश का गद्दार है, उसके लिए ये कहना कि वो नासमझ है और उसको समझने में वक्त लगेगा, ये सरासर जो है किसी गद्दारी के पापों को छुपाने के कारण जो है देश के खिलाफ गद्दारी ही है, ये समस्या है। तो वो एक छोटा सा टुकड़ा लिया, जी न्यूज वाला जो चलाता है सुधीर चौधरी, 9 बजे रात को डीएनए डेली न्यूज एंड एनालिसिस का एक प्रोग्राम डेली मैंने सिर्फ रविवार को छोड़कर वो चलाता रहता है। तो वो कहता है कि मैंने जो ये आरएसएस से संबंधित या वैसे भी जो बाल शिशु मंदिर हैं, ये बाल शिशु विद्या मंदिर हैं, ये इनके विषय में वो गलत बोल रहा था राहुल, और उनको संस्कृति के ज्ञान है वो नहीं है। देखिए इसकी जड़ को के विषय में थोड़ा सा समझना जरूरी है। जो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मुखौटा लेके चलती है ये बीजेपी, उसकी भी असलियत को समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जो है सांस्कृतिक जो मानता है, भारतीय संस्कृति जो है उसके मूल में, उसके जड़ में है नारी सम्मान, उसके मूल में है नारी सम्मान। अब ये जेएनपीसी वाले तो इस देश के शत्रु रहे हैं, तो वो इस देश की संस्कृति को भी नष्ट भ्रष्ट करने के लिए जो कुछ भी बन पड़ा, तमाम फिल्मों के जरिए और जो है ग्लैमर की दुनिया के जरिए, टेलीविजन की दुनिया के जरिए, विज्ञापन की दुनिया के जरिए इतनी नग्नता, फुहड़ता, वल्गरिटी, ऑब्सैनिटी, न्यूडिटी का पूरा जो है वो अंबार लगा दिया। तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। बस यही है कि अभी भी उनको समर्थन जो मिल रहा है ये बहुत बड़ी समस्या है, और जो है उनको मिलने वाले समर्थन को शून्य करना है, ये बहुत बड़ा काम जो है वह अपने देशवासियों का है, और भारतीय आवाम ताकत दल का भी है। तो उस काम को पूरा करना है कि इसे जो है मतलब वो जीएनपीसी का गांधी नेहरू परिवार चांदिया चौकड़ी काकस का वाम दलों का ये जो है भारत की पावन धरती से उसका समूल जो है यानी समाप्ति को सुनिश्चित करना है। और समाप्ति से मतलब कि उसको मिलने वाले समर्थन, यही है। और बाकी उसके चरित्र के वर्णन करने का कोई मतलब नहीं है। डेली उसकी जो है सत्य कथा सुनने से कि उसने राहुल ने ये कहा, राहुल ने कोई फायदा नहीं है। यह वह इस देश का शत्रु है। कैसे जो है वो मैंने जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों या आदरणीय मतदातागण जो भारतीय बहन हैं, उनसे उसको शून्य समर्थन मिले, इसको जो है सुनिश्चित करने की आवश्यकता या इसकी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है, और वो संगठित होकर के इस लक्ष्य को पूरा करना है। तो इसके अलावा जो है तो इन्होंने तो जो है हमारी संस्कृति को बहुत एक साजिश के तहत उसको नष्ट किया है। फिल्मों के जरिए, विज्ञापन, ग्लैमर और जो है टेलीविज़न जो है हमारी जो महिलाओं के साथ जो है जिस तरह से इन्होंने पेश किया है, नग्नता, पूर्णपन, न्यूडिटी, ऑब्सैनिटी, वल्गरिटी, ये सब दिया है।
लेकिन जो राष्ट्रवाद का मुखौटा जो पहने हुए हैं ये बीजेपी के लोग, और ये जो सेगमेंट है यानी सोसाइटी का, कि विज्ञापन, टेलीविज़न और ये फिल्म जगत या बॉलीवुड या आप कह सकते हैं, और ग्लैमर, ये सब जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। और 2 बार तो ऐसा हुआ है कि इसे बीजेपी सरकार में 2 बार जो है महिला ही वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुई थी। एक बार जो है वो सुषमा स्वराज और दूसरी बार जो है स्मृति ईरानी। इनके मंत्री होते हुए भी अच्छा जेएनपीसी वालों ने क्या किया था कि एडल्ट फिल्म है, अरे ये सबसे आप सभी को जानना चाहिए, ये शीला दीक्षित महिला होते हुए इसने 11 बजे के बाद इसने अलाउ कर दिया था दिल्ली में एडल्ट वो फिल्मों के लिए, एडल्ट और जो इस तरह से जो है माने कि जो हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं इस तरह की फिल्मों के लिए कौन क्या था? शीला दीक्षित ने, जो कि खुद एक महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये बराबर इनकी साजिश रही है भारत की मान्यताओं को, भारत की सांस्कृतिक जो है नींव को हमेशा ये नष्ट करने की जेएनपीसी ने हमेशा कोशिश की है, और हर तरह से ये इस देश के दुश्मन है। लेकिन उसके बाद जो ये छोटे भाई आए बीजेपी, इनकी असलियत भी जानना जरूरी है कि ये भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, और जो है ये सारी गतिविधियां जो अभी बताई गई हैं ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। तब भी जो है वही नग्नता, वही ग्लैमर में नग्नता, वही बॉलीवुड से नग्नता, वही टेलीविज़न में बदस्तूर जो जेएनपीसी ने शुरू किया था वो बिल्कुल कायम है। होता क्या है, आए दिन हमारे बच्चों के साथ वो इस तरह से दुर्व्यवहार की शिकायतें आती रहती हैं। उनमें इस दुनिया का जो अभी बताया गया है बहुत बड़ा हाथ है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन वो बता दे रहा हूं। जो मनुष्य है ना, एक सामाजिक पशु है। ये मैं नहीं कर रहा हूं। यूनान एक देश है, ग्रीक जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो दार्शनिकों का एक यानी भूतकाल में देश रहा है। तमाम बहुत बड़े बड़े दार्शनिक और फिलासफर रहे हैं। एक दार्शनिक रहा है सुकरात या सॉक्रेटिस कहते हैं अंग्रेजी में। उनके शिष्य थे प्लेटो, और उनके शिष्य थे अरस्तु या अरिस्टोटिल। तो अरिस्टोटिल ने कहा कि जो मनुष्य है एक सामाजिकृत पशु है, यानी एक सोशलाइज्ड एनिमल है। बात सही है। ये साइंस भी कहते हैं कि ये मनुष्य जो है वो पशुओं से ही आया है, और लोग भी मानते हैं कि इस मनुष्य के अंदर वो एक पशु बैठा हुआ है, और जब भी उसको वक्त मिलता है, यानी जब भी ऐसा अवसर आता है तो वो पशु बन जाता है। तो इस बात को समझने के लिए, इसलिए इस पशु को जो है वो डराने, यानी गलत काम करने से डराने की हर वक्त जो है वो आवश्यकता होती है। और डराने की भी और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि ऐसा कोई माहौल न दें कि मनुष्य के अंदर बैठा हुआ जो हिंसक पशु है, क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिकृत पशु है। मतलब कि जितना अधिक सामाजिकरण
माने इसके ऊपर होगा उतना ही ये मनुष्य बन जाएगा, और जितना ही कम वो समाजीकरण होगा तो ज़्यादा पशु और मानव कम होगा। वो तो अभी समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हुई है, परफेक्ट नहीं हुई है, 100% नहीं हुई है। इसलिए थोड़ा या बहुत ज़्यादा वो पशु जो है वो मनुष्य के अंदर है। और जब भी इस तरह की बात नग्नता हो, फूहड़पन हो, और इस तरह से जो पहनावा में हमारी बच्चियों को, हमारी बहुओं को, बेटियों को पेश किया जाता है सरेआम, तो ये जो हिंसक पशु है मनुष्य के अंदर जो है उसको जो उकसावा मिलता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो चाहिए क्या है, तो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार कि भाई कि उन बहुओं को, उन बेटियों को अपना तन जो है वो ढक के रखें। अक्सर इसका यही उपाय है। लेकिन तन का प्रदर्शन जो है इस तरह का एक चलन बन गया है। और इस पर एक घटना भी बताना जरूरी है कि एक बार किसी ने आरटीआई के थ्रू जो है यूपी पुलिस से पूछा था कि भाई ये महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसकी वजह क्या है। तो एक तो उसका पुलिसिया दिमाग, और कुछ जो सच्चाई भी बोल दिया यूपी पुलिस ने कि भाई जो ये माने महिलाओं का जो ड्रेस है, पहनावा है, वो असली कारण है। अब बात सही है। पहला आजकल के जो पहनावा, जो ड्रेस है, वो तन ढकने के बजाय जो है वो प्रदर्शन पर ज़्यादा जो है फैशन के नाम पर वो केंद्रित है। और ऐसा करने से जो मनुष्य के अंदर जो हिंसक जो है पशु है उसको सीधा आह्वान है, उकसावा है, और एक भड़काने का एक जो है वो कारक है। इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन ये जिनका धंधा चलता है, खास करके ये टेलीविजन वाले, उनका उसका एक नमूना आपको हम बता रहे हैं। एक तो इसी पर एक डिस्कशन चल रहा था टीवी चैनल पर। तो उसमें एक मतलब यानी उसमें एक वो यूपी पुलिस का भी प्रवक्ता था, और एक जो है इस्लाम आस्था से भी थे, कोई मौलवी साहब थे, हिंदू सनातन आस्था से भी थे, वो पंडित जी थे, और बाकी 5-6 जो है वो दूसरे थे, माने सिनेमा से थे और भी थे, ग्लैमर से थे और लोग थे। वो ये बाकी 4-5 जो है इन 3 के ऊपर, यूपी पुलिस के ऊपर और इस्लाम आस्था के मौलवी के ऊपर और हिंदू सनातन के पंडित जी के ऊपर, तीनों के इनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे कि अरे आपकी बुद्धि जो है वो कुंठित हो गई है, आप लोग सठिया गए हैं, ये है वह है, ये तो हमारा अधिकार है और व्यक्ति की आज़ादी है, फलाने है ढिकाने है, यही सब कर रहे थे। और इसका जरा भी आभास नहीं कर रहे थे कि भाई ये इस तरह का जो पहनावा है जो कि तन ढकने के स्थान पर जो है वो प्रदर्शन पर ज़्यादा वो केंद्रित होता है। तो मनुष्य के अंदर जो बैठा हुआ पशु है उसको सीधा आह्वान है, उकसावा है, भड़कावा है। इसको जो है वो जरा भी मानने को तैयार नहीं थे, या मानते भी होंगे तो वो अपने कुतर्कों से इस तथ्य को ढकने की कोशिश कर रहे थे। हद तो तब हो गई कि एक ने उसी पैनल में जो इस तरह की परिचर्चा हो रही थी, एक ने पूछा कि मैडम ये बताइए कि दफ्तरों में इतना सज धज करके आप क्यों जाती हैं, क्या जरूरत है जाने की। वो जो बहस कर रही थी कि नहीं भाई इस तरह से नग्नता होनी चाहिए, ये मेरी व्यक्ति का माने अधिकार है, फलाने ढिकाने।
आज इस बात को जरा भी मैंने न तो वो तवज्जो दे रहे थे, और इस तथ्य को वो मानने को तैयार थी कि इस तरह से जो नग्नता है या जो परिधान है, जो वस्त्र है, जो कि हमारी बच्चों के बहुओं की बेटियों को तन ढकने के लिए होना चाहिए, उसके स्थान पर जो है प्रदर्शन पर ज़्यादा केंद्रित है। तो वो जो हिंसक पशु जो है मनुष्य के अंदर है, उसको सीधा उसको दावत है, उसको आह्वान है, उकसावा और भड़कावा है, और बाकी चीज़ें जो उसके खिलाफ जो हिंसा है, फलाने है, बलात्कार, तो सब कुछ जो है इसी से जो है वो जनित है। तो इस तथ्य को ढकने के लिए वो कुतर्क वो दे रहे थे कि हमारी व्यक्ति की आज़ादी है, फलाने ढकाने है। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई कि आप जो है इतना दफ्तरों में सज धज करके क्यों जाती हैं? उसने बड़े बेहयाई के साथ कहा कि अरे, पुरुषों को आकर्षित करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखिए, उस पैनल पर बैठे हुए किसी ने नहीं कहा कि मैडम आपको सिर्फ एक ही पुरुष को आकर्षित करने का अधिकार है, वो आपके पति महोदय हैं, और जो सभी पुरुषों को आकर्षित करता है उसके लिए एक शब्द बना हुआ है। शायद उन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आप भड़क उठेंगी, भड़क जाएंगी। यह बात जो है वो किसी ने नहीं कहा। और उसी पैनल में जो महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत बोला करती है, कौन? वो रंजना कुमारी, वो भी बैठी हुई थी, सब के सब चुप थे। तो ये मानसिकता है दोहरी। माने हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां, हमारी बहुओं के खिलाफ जो है, इनके खिलाफ इस तरह का माहौल देना, और जब इस तरह की हिंसा हो जाती है तो यही समाज, यही सब जो है वो दिल्ली गेट पर जो है वो कैंडल लेकर चला करते हैं। कैंडल मार्च से रुकेगा। और एक बात और भी बोला था, और एक बात जो है और भी मैंने ये भारतीय जनता दल ने कहा है कि इस मामलों में मौके पर न्याय और मौके पर सुरक्षा सरकार ऐसी होनी चाहिए, और सरकार और पुलिस का माहौल ऐसा होना चाहिए कि अपराधी के मन में खौफ हो। इस तरह क्या हिंसा वारदात करने के पहले वो 1000 बार या उससे भी अधिक वो सोचे। इस तरह के डर का माहौल होना चाहिए अपराधियों के दिमाग में। लेकिन इसके लिए फिर वही भारतीय जनता दल ने कहा कि हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मॉडल और हमारे औरंगजेब जो हमारे आदरणीय बादशाह थे, बिल्कुल शक्ति का माहौल। और वो जब भी मौका आएगा ये भारतीय अवाम ताकत दल को वो करके दिखाएगा। और शब्दों से या मुंह से कहने में इसका विश्वास बहुत कम रहता है। जब भी मौका आएगा, जब भी अपनी भारतीय अवाम का आशीर्वाद होगा, उस सत्ता का उपकरण माने मिलेगा, वो करके दिखाएगा। तो ये रहा, इतनी बेहयाई है। और मैंने एक तो जो है इस तरह का वातावरण, और दूसरे जो है ये कोई घटना हो जाती है तो जो है कैंडल मार्च, और फिर न्याय। इनको समझ में नहीं आता कि न्याय क्या है। जिस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो गया, क्या अपराधी को सजा होने से, उसको फांसी होने से उसको न्याय मिल गया है? ये देखिए अवधारणा का गड्ढा। न्याय वो है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो ही न, उसके बच्ची के साथ, यानी हमारी जितनी बच्चियां हैं, बहु बेटियां हैं, उनके साथ इस तरह की घटना ही ना हो, वो न्याय है। इस पर इन समूह का दिमाग नहीं चलता, या चलता भी होगा तो कुतर्क देते हैं। तो इसी तरह की मानसिकता वाले जो है वो राहुल को गद्दार नहीं मानते हैं। और एक बात और भी जरा आप सभी लोग इसी विषय में देखिए, ऐसा है ना कि
हमारे गांव और देहात के जो उस वातावरण में रहने वाले भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, जैसे ये कबीरदास हुए, आपके सूरदास हुए, सूफी संत हुए, तो उसी वातावरण से, जो उसी मिट्टी से काफ़ी जो है वो समाज को माने रास्ता दिखाने वाली बातें, नानक जी हुए, इन लोगों ने बातें लाई हैं और इस समाज को दी हैं। तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक वो यानी पुलिस वो महकमे में काम करने वाला कोई पुलिस ही रहा होगा, बड़ी मार्मिक बात उसने बताई। उसने ये कहा कि देखिए सर, घर में जो कीमती चीज़ होती है, रुपया है, पैसा है, सोना चांदी है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि तमाम उसको ढक करके, तोप करके और बड़े हिफाजत से रख देते हैं। क्यों रखते हैं? कि चोर की नज़र उस पर न पड़े और चोर उसको चुरा न पाए, यानी चोर उसको चुरा न पाए, इसलिए उसको छिपा कर रखते हैं, ढक के रखते हैं, तोप के रखते हैं। उसी प्रकार ये हमारी जो बहू बेटियों की इज्जत है, यह भी बहुत बड़ी संपत्ति है, इसको भी ढक करके रखने की जरूरत है। और इसके बाद उसने एक चीज और बताई कि इन दोनों संपत्तियों में फर्क है। जैसे घर में है, रुपया है, पैसा है, सोना चांदी है, एक संपत्ति वो हो गई। हमारे बहू बेटियों की इज्जत भी एक संपत्ति हो गई। इन दोनों में फर्क है कि ये सोना चांदी यदि चोर चुरा ले गया, डाका पड़ गया, तो फिर हम परिश्रम करके, मेहनत करके फिर उसको वापस यानी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये जो संपत्ति है, हमारे बहू बेटियों की इज्जत, यदि ये चलेगी संपत्ति जो है, फिर वापस नहीं आती है। इस तथ्य को हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की जरूरत है। तो जरूरत इस बात की है कि हम ऐसा करें कि हमारे बहू बेटियों का तन ढका रहे। लेकिन जितने भी ये एंकर भी आते हैं, वही प्रदर्शन केंद्रित परिधान वो पहन के आते हैं। तो वो सीधे सीधे जो है, जो मनुष्य के अंदर जो हिंसक पशु है, उसको वो सीधा आह्वान है। और वही जो है समाज में इस तरह की जो है, देखिए तमाम उसके जो यानी विकृतियां हैं, उसको किस रूप में दिखाते हैं। ये पोर्न साइट है, ये पोर्न अपराध है, ये अपराध है, नग्नता, सब जो है मूल वही है कि जब तक नग्नता को आप नहीं रोकेंगे, परिधान ऐसा नहीं देंगे अपनी बच्चियों को, बहू बेटियों के, हालांकि जब आप कहेंगे तो तमाम ये खड़े हो जाएंगे, वही खड़े हो, वो तर्क देंगे, अरे आपकी नज़र बुरी है, ऐसे तर्क आते हैं। इन तर्कों की परवाह नहीं। असल बात है ना कि जो अपराधी होता है, दुष्ट होता है, वो तर्क भी बहुत करता है। जैसे इस देश को लूटने वाला GNPC, वो उल्टे कहता है कि वो दूसरे को देश को बांटने वाला। और आगे हम बताएंगे कि मोदी जी जो है, कम से कम जो है एक PPP मॉडल ला करके, माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ला करके तमाम ये काम करवा रहे हैं। हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, डेडिकेटेड कॉरिडोर है, रेलवे ने, उसको ये झूठ अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी जी बेच रहे हैं। और यही नहीं, एक बार जो है सुधांशु त्रिवेदी BJP का वो था बैठा हुआ, उसके आगे ये झूठ बोला था GNPC का प्रवक्ता कि हमने जो बनाया उसको मोदी जी बेच रहे हैं। और वो चुपचाप बैठा था, वो सुधांशु त्रिवेदी जो है। इसी तरह से देश के दुश्मनों का, जो देश के डकैतों के द्वारा जब झूठ अफवाह जो है फैलाया जाता है और उसका कोई प्रतिकार नहीं करता है, तो लोग धीरे धीरे उसी झूठ और अफवाह को जो है वो सत्य मानने लगते हैं। और यही साजिश कर रही BJP कि GNPC के झूठ और अफवाह को जनता जो है सत्य माने।
जिस वक्त उदाहरण के लिए कि जिस वक्त जो है वो उसी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के आगे वो झूठ बोल रहा था कि हमने जो बनाया उसको मोदी जी बेच रहे हैं, तो ये थोड़ा भी ये रहता है कि भाई थोड़ा भी गैरत रहती इसी मैंने बीजेपी या बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी में कि तुमने बनाया, तुमने तो 7 से लेकर 8 लाख करोड़ की लूट की है। पहले उसका दे हिसाब जो तुमने लूटा है। लेकिन वे कैसे कहेंगे सारे उसकी लूट को तो रक्षा कर रहे हैं मोदी जी। पूरा काला धन जो है जेएनपीसी ने जो लूटा हुआ है उस पर ये सुट हो गए हैं। समस्या तो ये है, सारी समस्या जो है दो ही है। जेएनपीसी देश का अभिशाप है, उसने लूटा हुआ भी है और जो है और उसी जेएनपीसी को ये बचा रहे हैं मोदी जी। ये समस्या है। हमारे जो सांस्कृतिक मान्यताओं को बिल्कुल जो है वो भ्रष्ट किया है इसने जेएनपीसी ने, लेकिन उसी जेएनपीसी को बचा रहे हैं और उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो है वही वो चल रहा है ढर्रा, वही नग्नता, वही फोड़पन हमारे ग्लैमर की दुनिया में, हमारे वो विज्ञापन की दुनिया में। तो इस विषय को और वो विस्तार से बोला जाएगा। बहुत गंभीर विषय है ये। तो ये एपिसोड लंबा हो जाता है, लेकिन मन में उद्गार बहुत है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को बताने का। इसलिए मेरे ना चाहते हुए भी ये लंबा हो जाता है, क्षमा करिएगा। लेकिन फिर भी यह है मुख्य उद्देश्य आप लोगों से बात करने का, बताने का, और बहुत कुछ है बताने का। तो इन आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।